जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट, वर्तमान में किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं। जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है। वह आतंकवाद को बल देने के लिए धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का भी कार्य करता है, और ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना बहुत ही आवश्यक है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 का बना हुआ है। इसका उद्देश्य भारत विरोधी अर्थात भारत और विदेशी जमीन पर गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना है। अर्थात यह एक्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। संसद ने इस एक्ट में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया है। यह बिल गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 में संशोधन करता है। यह एक्ट आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों को काबू में करने के लिए पुराने एक्ट में कुछ प्रमुख बदलावों को लाता है ताकि भारत के खिलाफ होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके। अब हम जानते हैं इस कानून के तहत कौन सी गतिविधियों को गैर कानूनी गतिविधियों के रूप में माना जाता है और इस अधिनियम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन बिल 2019 व्यक्तियों और संगठनों को, किस किस की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों और संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों तथा अन्य संबंधित मामलों से निपटने के लिए इस कानून को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाता है। इस कानून का विस्तार और अनुप्रयोग क्या क्या है उसके बारे में बात करें तो जैसा कि यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है, आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस आता है कि जम्मू कश्मीर में लागू है या नहीं, तो अब यह चीज़ खत्म हो चुकी है क्योंकि अब वह देश का हिस्सा पूर्ण रूप से बन गया है, उसे यूटी का दर्जा दे दिया है। तो अब यह जम्मू कश्मीर सहित भारत के पूरे 28 राज्यों में यह लागू होता है, साथ में ही जितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में भी। यूएपीए के तहत आरोपित कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक इस अधिनियम के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही अपराध किसी भी जगह पर किया गया हो। अगर आपका संबंध भारत से है तो आपके ऊपर यह कानून जरूर लागू होगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं। कुल मिलाकर सीमा क्षेत्र भारत का है तो आप कहीं के भी व्यक्ति हों, आपके ऊपर कड़ाई से कार्यवाही की जाएगी, अर्थात की ही जाएगी। नेक्स्ट, यदि कोई पानी का जहाज और एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है तो उस पर सवार व्यक्ति किसी भी देश में हो, उस पर भी यह कानून लागू होता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी या भी किसी स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रावधान यूएपीए का है या नहीं है। तो हमें इन सभी को अच्छे से याद रखना होगा कि कौन कौन से इसमें पॉइंट ऐड हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर कि यदि कोई पानी का जहाज या एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है तो उस पर सवार व्यक्ति किसी भी देश में हो, यह उस पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं इस कानून में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो हमें याद रखना है कि इस कानून में संशोधन 2004 में, फिर 2008 में और इसके बाद 2012 में भी संशोधन किया जा चुका है। अब गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो गैर कानूनी गतिविधि में व्यक्ति या संघ द्वारा किए गए निम्न कार्यों जो आपको आगे बता रहे हैं, यह गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे कि शब्दों के द्वारा, लिखित रूप से, कार्यों के द्वारा, संकेतों के द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने या तोड़ने का कोई भी प्रयास करना, यह गैर कानूनी गतिविधियों के अंतर्गत ही शामिल होता है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा शब्दों के द्वारा अर्थात भड़काऊ भाषण देना, लिखित रूप से अर्थात किसी भी पोस्टर को कहीं चिपका देना या ऐसा कोई आर्टिकल पब्लिश करना जो कि देश हित में ना हो या भड़काऊ हो। कार्यों के द्वारा अगर आप कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो वह इसमें आएगा। संकेतों के द्वारा कुछ साइन लैंग्वेजेस होती हैं जो आतंकवादियों को बढ़ावा देती हैं, आतंकवादी कार्यों को बढ़ावा देती हैं, वह इसमें शामिल होती हैं। तो कुल मिला के ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सभी अगर देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो वे सभी गैर कानूनी गतिविधियों के अंतर्गत ही आती हैं।
इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह किसे भी कर सकती है। कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देना, अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना, या फिर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करना, या फिर आतंकवादी कार्यवाही करता है या उसमें कोई भाग लेता है। यह बिल सरकार को अधिकार देता है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। जरूरी नहीं है कि संगठन ही हो यहाँ पर, जैसे कि देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं या नक्सलवाद क्षेत्र हैं जहाँ पर इन सभी को आए दिन कड़ाई से पालन करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्यवाही की जाती है। और यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त सबूत के आधार पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या जमानत प्रावधानों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA, कौन है हमारे वर्तमान में? अजीत डोभाल साहब हैं, के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जांच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो। इसके साथ ही विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का भी प्रावधान करता है। अब हम बात करते हैं, यह अधिनियम भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से के कब्जे या संघ से भारत के क्षेत्र के एक हिस्से से अलगाव को प्रतिबंधित करता है। दो हिस्सों को एक दूसरे से लिंक करने का कार्य जो रहता है उन सभी को अलग भी करता है और एक भी करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या संगठन या व्यक्तियों का समूह भारत के किसी हिस्से पर कब्जे करने की कोशिश करता है या उसको भारत से अलग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की ही जाएगी, जो कि इसी एक्ट के प्रावधान के तहत की जाती है। जैसे कि सिखों द्वारा खालिस्तान की मांग और मुस्लिम द्वारा सिमी का गठन करना, यह सभी इसी के अंतर्गत आता है और इसी के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की जाती है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध भी बिल्कुल इसके अंडर में आता है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ एंड UAP, राष्ट्रीय एकता परिषद संविधान का जो है अधिनियम 1963 का, कब का है दोस्तों? ये 1963 का। इसने भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की है। ठीक है, अब कौन कौन से प्रतिबंध हैं जो लागू हो सकते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से 3 आते हैं। पहला आता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार, तीसरा आता है एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार। ये प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। तो यह संशोधन सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आतंकी घोषित करने का अधिकार देती है, जिससे भविष्य में राजनीतिक द्वेष या फिर किसी अन्य दुर्भावना के आधार पर दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसलिए यह किया जाता है। और इस संशोधन में आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्याख्या द्वारा किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। देखा जाए तो जो पुलिस है वह राज्य का विषय है, परंतु यह संशोधन NIA को संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, जो कि राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कमी करता है। अब बात करें गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 में कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न केवल NIA अधिनियम 2008 को बदल दिया है, किसकी बात कर रहे हैं? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम 2008 को बदल दिया है, बल्कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 को भी बदल कर रख दिया है। लोकसभा में NIA संशोधन अधिनियम 2019 को 15 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। राज्यसभा ने इसे 17 जुलाई 2019 को भी पारित कर दिया था। हमें इन डेटों को भी याद में रखना होगा। तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की अनुसूची में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की अनुसूची 4 में संशोधन NIA को एक यह अधिकार देगा कि वह एक व्यक्ति को केवल आतंकी या आतंकवादियों से संबंध रखने की आशंका में गिरफ्तार कर ले। अगर आपकी कोई भी ऐसी संलिप्त गतिविधि दिखती है जो देश की अखंडता या संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है शक के आधार पर भी। वर्तमान में केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।
लेकिन यूएपीए 1967 में बदलाव के बाद एक व्यक्ति को संदिग्ध आतंकवादी भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम 1967 के तहत गिरफ्तारी के मामले ऐसे कौन कौन से हैं जो प्रमुख रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले नंबर पर रहा था विनायक सेन, जो कि एक डॉक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें 2007 में कथित रूप से अवैध नक्सलवादियों को समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दूसरा आता है दलित अधिकार कार्यकर्ता सुधीर धवाले, जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था। थर्ड आते हैं महेश राउत, जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था, जो आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियां ऐसी थीं जिनके तहत उन पर यह कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट आता है वरवार वारा राव, जो कि कवि हैं, इन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सुरेंद्र गडलिंग, जो दलित और आदिवासी अधिकार वकील थे। इसके बाद शोमा सेन, जो प्रोफेसर हैं। सुधा भारद्वाज, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता। नेक्स्ट आता है रोना विल्सन, अनुसंधान विद्वान हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। फिर आते हैं गौतम नवलखा, जो पत्रकार और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स अर्थात PUDR के सदस्य हैं। कुल मिलाकर 2018 में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी देखने को मिली थी। तो इस अधिनियम के लिखित उपयुक्त प्रावधानों से पता चलता है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 पहले से ही एक बहुत ही सख्त कानून था, लेकिन हाल के बदलावों ने इसे और अधिक सख्त और प्रबल बना दिया है। इन हालिया बदलावों के मद्देनज़र विपक्षी दलों के नेता चिंतित हैं कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग करेगी, जैसा कि हमने आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा में देखने को मिला था। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार इस कानून का प्रयोग अपने विरोधी लोगों और संस्थाओं की आवाज़ को दबाने के लिए कर सकती है, चूंकि इसमें संसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसलिए यह मामला बहुत संजीदा भी हो जाता है। अतः सरकार को इस मसले पर सूझबूझ से काम लेना होगा, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। अब हमें उम्मीद है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अर्थात UAPA 1967 देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में भी सक्षम होगा। तो यह थी पूरी चर्चा UAPA अर्थात गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 के बारे में, उसके कब कब संशोधन हुए और उससे जुड़ी प्रमुख बातों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।